सभी आरएस अभ्यर्थियों का पहल के इस मंच से स्वागत। आरएस के लिए फोर्थ पेपर की महत्ता कुछ लोग वास्तव में समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, कम समझ रहे हैं। तो वो धीरे धीरे पूरा परिदृश्य जानने के बाद उनके समझ में आ जाएगा। तो उसी के तहत पहल एकेडमी ने आरएस फोर्थ पेपर को बहुत विशेष तौर से रखने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले वर्षों में देखा गया है कि फोर्थ पेपर जो है ना पूरी तरह से इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लॉइट नहीं हो पाया था, क्योंकि ले दे के वही 80-90 नंबर 80-90 नंबर 80। क्यों भाई 80-90 नंबर क्यों? 130 40 50 60 क्यों नहीं? तो 130 40 50 60 की स्थिति बन सके, इसलिए पहल एकेडमी का पहल है। तो आप सबका स्वागत है इस विशेष अभियान में, और आप उम्मीद करते हैं आप सतर्कता बरतेंगे, आप प्रबुद्धता दिखाएंगे और फ़ायदा लेंगे, लाभ लेंगे। तो आइए, हमारे जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में शब्दों के बारे में बहुत सारे, करीब मुझे लगता है 20-25 नंबर के प्रश्न जो शब्दों से संबद्ध हैं। कैसे? देखिए, शब्द पे आधारित आरएस में शब्द आधारित जो प्रश्न हैं। अब देखिए, कल तक मैं वर्णों की बात कर रहा था। वर्णों की बात का मतलब ये था कि हम कल तक ये जान रहे थे कि स्वर क्या होता है, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ वगैरह, है ना। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं, 2 आगत व्यंजन होते हैं। वो आपस में कैसे मिलते हैं? तो वो सीधे पाठ्यक्रम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उसके जाने बिना हम आगे की बात कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए वो बहुत आवश्यक है। आप लोगों को निश्चित रूप से बढ़िया से वो मुखाग्र कर लेना चाहिए। अब हम आते हैं शब्दों पर आधारित उनके कैसे प्रश्न बनते हैं। देखिए, शब्दों पर आधारित सबसे पहला उनका है संधि, है ना। ये संधि उनका शब्द पे आधारित शब्द है, प्रश्न बनता है। दूसरा है इनका उपसर्ग, ये शब्द आधारित प्रश्न बनते हैं, संधि, उपसर्ग। फिर इसके बाद आता है प्रत्यय, है ना। फिर आप देखेंगे शब्द आधारित प्रश्न है आपका पर्याय, फिर है विलोम, है ना। इसके बाद शब्द युग्म भी शब्द आधारित ही आपका प्रश्न है, शब्द युग्म, शब्द युग्म। फिर है शब्द आधारित प्रश्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों हेतु एक शब्द। इसके बाद है आपका पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द। तो इस तरह से कम 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये हो गए। 9वां है शब्दों पर आधारित। जब आप लिखते हो ना, तो आप हवा में नहीं लिखते हो, आप जब लिखते हो तो शब्दों का ही तो प्रयोग करते हो। तो आपके लेखन में, लेखन किस में? आपका जो लेखन पल्लवन है, शब्दों का ही खेल है प्यारे। देखिए, बड़ा से बड़ा वकील, कोई बात होती है, बहुत बड़े वकील को लाया जाता है बुला के वहाँ से। तो वो वकील क्या करते हैं? वो क्या अच्छा डांस करना जानते हैं, या फिर वो क्या उनका अप्रोच होता है? तो देखो, उनका जो शब्द होता है, शब्द चयन जो होता है, विधियों की जानकारी और उन सारे समझी हुई विधियों की बात को उचित शब्दों में रखना, ताकि जज साहब उनकी बात से सहमत हो जाए। आपका जज आपके परीक्षक बैठे हुए हैं। जब तक आप बढ़िया शब्दों में आप अपनी बात कहना नहीं जानोगे, तो ज़िंदगी भर परीक्षा देते रह जाओगे। शब्दों का जादूगरी नहीं सीखा है ना, तो कोई मतलब ही नहीं आपके परीक्षा देने का। वो चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे और कोई छोटे मोटे, सब शब्दों की जादूगरी है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आप में से अधिकतर जो लोग हिंदी माध्यम से परीक्षा देंगे उनके लिए भी, और जो इंग्लिश माध्यम के लोग हैं उनको भी, उन बेटों को भी लिखना है निबंध हिंदी में,
उनको भी लिखना है पल्लवन हिंदी में, उनको भी लिखना है संक्षेपण हिंदी में, उनको भी लिखना है पत्र हिंदी में। तो ऐसा मत समझना कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, हमारे लिए हिंदी मीडियम इंग्लिश में जीरो है, कुछ नहीं है। सबको अच्छी हिंदी आनी ही चाहिए। तो अब देखेंगे अच्छी हिंदी के लिए हमारे पास जो सर्वाधिक बड़ा शस्त्र है, मैंने बता दिया। देखिए, यदि हम इसको ये 6 नंबर का, ये 4 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 नंबर का और ये 4 नंबर का, पल्लवन 10 अंक का, संक्षेपण कितने का, संक्षेपण 10 अंक का। मतलब कुल मिला के मैं तो ये कहूँगा, शब्दों की बाजीगरी, शब्दों की जादूगरी 120 नंबर का है, ये समझ लो आप। पूरे व्याकरण में, पूरे लिटरेचर में, पूरे पल्लवन संक्षेपण निबंध में शब्दों की ही बाजीगरी, शब्दों की जादूगरी है। तो 120 नंबर का शब्द का प्रकार है। तो शब्द आधारित प्रश्न इतने बनते हैं। तो आज से हम इस दौर पे चलेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि शब्दों को कैसे कैसे श्रेष्ठ प्रकार से शब्दों की अभिव्यक्ति हो सके, कैसे आप इंटरव्यू में अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकें, और कैसे आप शब्दों का लेखन करके सामने वाले को प्रभावित कर सकें। ये जादूगरी 1, 2, 4 दिन, 10 दिन की नहीं होती है। इस जादूगरी के मामले में निपुण होने के लिए आपको लगातार बार बार इन चीज़ों को सुनना है, जानना है, और मन से उसके लिए आपको सन्नद्ध होना है, तैयार होना है। जब आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, एकदम सन्नद्ध हो जाएंगे, एकदम समर्पित हो जाएंगे, तब ये सारी चीज़ें आपकी जहन में बैठती जाएंगी, समझते जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा होगा कि आप उन शब्दों का प्रयोग करने लग जाएंगे। आपको वैसे भी आपका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को निखारना है। अभी हमारे व्यक्तित्व में बहुत कमियां हैं, उन सारी कमियों को दूर करके नए शब्दों से आरूढ़ और संपृक्त होके आपको आगे बढ़ने का काम करना है। तो संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्याय, विलोम, ये सारे शब्दों का खेल है ना। और जिसका शब्द अच्छा है वो बाजी मारता है। मेरा यहाँ पर ये मंतव्य था कहने का, ये जो शब्द है ना, जिसमें अभी देखा 120 नंबर, पूरा का पूरा 120 नंबर ही शब्दों का खेल है। ये शब्द होते कितने प्रकार के हिंदी भाषा में देखो, वो मैं बताना चाह रहा था आपको। वो शब्द होते कितने प्रकार के हैं, उस पर आप ध्यान दो। क्या वो पता ही नहीं है कि किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करने से कैसा। अब जैसे मैं बोलूँ आपसे, मुझे कल रात बड़ा मज़ा आया, तो मज़ा का मतलब है एक ऐसा शब्द जो एकदम सामान्य प्रकृति का शब्द है। यदि मैं बोलूँ मुझे कल वहाँ बहुत आनंद आया, देखो आनंद और मज़ा दोनों एक शब्द, एक दूसरे के पर्याय हैं। और मैं यदि ऐसा बोलता हूँ मुझे वहाँ कल बड़ा आनंद आया, इसका मतलब है या तो मैं कथा में बैठा था, या किसी विद्वत जन के साथ चर्चा कर रहा था, या कोई विद्वत संगोष्ठी में था, या कुछ ऐसे सकारात्मक और व्यापक अच्छे कार्यक्रम में था जिससे मुझे आनंदानुभूति हो रही थी। और मज़ा आने की बात यह है कि आप कोई निकृष्ट कार्य में भी यदि आप आनंदानुभूति कर रहे हैं, सुख की अनुभूति कर रहे हैं, निकृष्ट कार्य, तो उसका जो मतलब हल्के कृत्य में जो केवल आपके स्वार्थ के लिए है, आपके सुख के लिए है, जिससे किसी और का कल्याण नहीं है, आप ऐसे कृत्य को मज़ा कहते हैं। और जो व्यापक अर्थ वाला होता है, देखो आप लोक सेवक बनने जा रहे हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप साधु बाबा और लोकोपकारी बन जाओ, लेकिन लोक सेवक तो बनने जा रहे हो ना। प्रधानमंत्री कहा करते हैं वो प्रथम लोक सेवक माने जाते हैं। तो आप भी लोक सेवक की भांति ही जन सेवा के कार्य में जाने। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों का पैकेज छोड़ के और इस लोक सेवा में कदम रखा है, ताकि देश ठीक हो सके। क्योंकि देश में संसाधनों का वितरण इतना गलत ढंग से हो रहा है, ऊपर से सारे पैसे नीचे जा तो रहे हैं, लेकिन इधर छिन्न भिन्न खुर्द बुर्द हो जाता है, सारा सिस्टम उसको एब्जॉर्ब कर जाता है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को आप देखते हुए, आप देख रहे हैं चोरी हो रही है और आप चुप बैठे रहते हैं, तो आप भी चोर हैं। तो जो भी अन्याय हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आप तो डंडा लेके, गोली बंदूक लेके तो जाओगे नहीं, आप सिस्टम का हिस्सा बनते हो और अपने समाज को, देश को न्याय बांटते हो। यही तो आनंद है। बाकी कौन सोने चांदी का रोटी कोई खाता है क्या? अब कोई पागल है, चित्त विच्छिन्न है,
मनोविकृत है तो वो चोरी करता है, घूस लेता है, वो अलग बात है। वो मनोविकृत लोगों की बात ही छोड़ दो। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा, अब आप आंखों से देखते हो कि आपके जो जो बेचारे देखिए, बौद्धिक ईमानदारी ये है, संसार के समाज के जितने भी लोग हैं ना, वो चाहे किसी भी जात का, समाज का सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है ना, उसका भी इस देश पे उतना ही हक है जितना कि प्रधानमंत्री का है। लेकिन सिस्टम कुछ ऐसा है कि बेचारा जो पिछड़ा है पिछड़ा रह जाता है। तो आप लोक सेवकों का काम है कि आप जो टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है, उस टैक्स से जो पद दलित हैं उन तक फ़ायदा पहुँचे। यही मुख्य ध्येय है राजनीति का, यही मुख्य ध्येय है प्रजातंत्र का, है ना। तो उस प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग इस तरह की चीज़ों में आते हैं और आनंदानुभूति हम प्राप्त करते हैं। तो हम जब आनंद बोलते हैं तो आनंद का मतलब होता है एक उदात्त प्रकार का, श्रेष्ठ कोटि का सुख, जिसमें औरों के भी सुख सम्मिलित हैं। और जब मज़ा बोलते हैं तो मज़ा का मतलब है ऐसा कोई घटिया काम जैसा भी कोई भी किया हमने जिसमें हमें सुख मिला, वो मज़ा के लिए है। अब देखिए, मज़ा और आनंद पर्याय लिखेंगे तो मज़ा और आनंद दोनों साथ साथ लिखा जाएगा। यदि आप कुछ लिख रहे हैं, आप पल्लवन लिख रहे हैं, संक्षेपण लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, यदि आप आनंदानुभूति, आनंद शब्द लिख रहे हैं, तो आप प्रभावी कुछ अलग छोड़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा, शब्दों का बड़ा ही मार्मिक असर आप परीक्षक पे डालते हो। परीक्षक पे क्यों? आप अपनी प्रेमिका पर, अपने प्रेमी पर, अपने माता पिता पर, अपने मित्रों पर, मैंने बताया ना, अच्छे अच्छे वकील अपने मुवक्किल पर और जज पर, और अच्छा टीचर अपने बच्चों पर, अच्छा मित्र अपने अच्छे मित्र पर, जो शब्द बोलता है उस शब्द से आपकी अच्छाई प्रकट होती है। अच्छे शब्द बोलते हैं। हमें प्रैक्टिस ऐसा करना चाहिए, जो आप हमारे मन में कटुता है उसको दबा के अच्छे शब्द बोलने चाहिए। इससे बोलने से क्या सकारात्मकता का प्रचार प्रसार होता है। और अच्छे बुरे शब्द कौन से, जैसे मैंने बताया अभी, आनंद और ये मज़ा, शब्द तो एक जैसे लग रहे थे, लेकिन आनंद का प्रभाव। इसीलिए देखो, हमारे यहाँ क्या है, हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं। हमारे जो मंत्र हैं ना, मंत्र, उन मंत्रों के उच्चारण में, उन मंत्रों के जाप से एक अमोघ शक्ति प्राप्त होती है। बहुत सारे मंत्र हैं अलग अलग संप्रदायों के, उसका एक अलग बड़ा मनोविस्मितकारी परिणाम प्राप्त होते हैं, उसका अस्तित्व है। तो इस तरह से जो मंत्र आदि हैं उसका क्या है, वो शब्द ही तो है वो। और हमारे भारतीय संस्कृति में तो शब्द को ब्रह्म माना गया है प्यारे। शब्द ब्रह्म है ये, और संस्कृति में ऐसी बात नहीं है। तो शब्दों की भारी महत्ता है, और उसकी महत्ता हम पग पग पे देखते हैं। आप बढ़िया शब्द लिखेंगे आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप घटिया शब्द लिखेंगे आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये जो शब्द हिंदी भाषा में हैं वो देखिए कैसे कैसे हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको। हिंदी भाषा में जब मैं हिंदी भाषा की बात करता हूँ तो ध्यान रखना, मैं उस हिंदी की बात कर रहा हूँ जो हिंदी निदेशालय भारत सरकार के द्वारा परिभाषित है। यहाँ किसी के कोई व्यक्तिगत जो भावना है, जो इच्छा है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हिंदी भाषा का मतलब है अनुच्छेद 343 से लेके, भारतीय संविधान 343 से लेके 351 तक राजभाषा के बारे में जो प्रोविजंस हैं, राजभाषा के बारे में जो प्रावधान रखना, ये जीके के भी प्रश्न है। 343 में राजभाषा हिंदी को राजभाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। उसकी कैसी लिपि हो, क्या हो। 344 में, 345 में, यूँ करके एक 343 से लेके 351 आर्टिकल तक राजभाषा की पूरी कथा संविधान में वर्णित है। तो 351 में साफ साफ लिखा है कि भाषा कैसी होगी, क्या होगा। तो मैं उस भाषा की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं संवैधानिक भाषा की बात कर रहा हूँ, हिंदी की जो राजभाषा है। उस राजभाषा में संविधान के अनुसार एक तो है तत्सम शब्द। देखो शब्द अब शब्द नहीं रहे, ध्यान रखना। आप ऐसा मत सुना संधि 4 शब्दों का 6 नंबर का आता है, संधि निपटा दो, ऐसा नहीं। इनको ब्रह्म मान के श्रद्धा के साथ इसको देखो, आप अपनी भाषा सुधारो, आप विजयी हो जाओगे। तो एक तो है तत्सम शब्द, मैं सबके बारे में बताऊंगा। एक है तद्भव शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है, जिसे हिंदी में मान्यता दी गई है 351 आर्टिकल के द्वारा। और एक है देसी शब्द या देशज शब्द। देसी कह लें या देशज कह लें, एक ही बात है, देशज। एक है
विदेशी शब्द, और एक है मिश्रित शब्द। अब हिंदी भाषा जो है ना, इतने सारे शब्दों से मिलके बनती है। आप देखेंगे तत्सम, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, हम लोग संधि प्रत्यय उपसर्ग की जो बात कर रहे हैं, इसमें 80-90% चीज़ जो है ना तत्सम से संबद्ध है। एक तद्भव है, फिर देशी है, देशज, विदेशी है, मिश्रित है, इन सब की व्याख्या। तो कितने हो गए ये शब्द? आपके पास शब्द हो गए 1, 2, 3, 4 और ये 5 प्रकार के शब्द हैं। तो इन सारे शब्दों के प्रकार को मोटे तौर पे आपको आना चाहिए कि शब्द हैं क्या, है ना। तो तत्सम से मतलब है, देखिए यह जो तत् है ना, ये द्वितीय संवर्ग में सेकंड ग्रेड एग्जाम में शब्द आया था कि तत् का क्या अर्थ है, आया था 2-3 साल पहले वाले में। तो तत् जो है ना, तत् का मतलब होता है संस्कृत, ठीक है। यहां जो तद है इसका भी मतलब है संस्कृत, क्योंकि 351 आर्टिकल कहता है कि हिंदी जो है ना वो संस्कृत शब्दों से समृद्ध होगा। हिंदी के जो शब्दकोश हैं वो तत्सम शब्दों से समृद्ध होंगे, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ। यही कारण है विधि शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक शब्दावली आयोग और अन्य जो शब्दावली आयोग बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, वो लोग सब के सब तत्सम शब्दों से, संस्कृत के प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग के नियम से नए नए शब्द बना रहे हैं। अभी तक लगभग 6 लाख शब्द बनाए गए हैं और वो आपका पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है। देखिए ये पारिभाषिक शब्द, ये पारिभाषिक शब्द जो पूछा जाता है उसी का थोड़ा सा हिस्सा है ये। तो वो जो 6 लाख शब्द बनाए हैं वैज्ञानिकों ने, भाषाविदों ने मिल के, वो सब हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है और पारिभाषिक शब्द भी हमारे पाठ्यक्रम में है। तो तत्सम का मतलब होता है संस्कृत निष्ठ शब्द, तद्भव का मतलब होता है संस्कृत से निस्तृत शब्द। अभी हम लेंगे इसको, बताएंगे ठीक से, आपको बहुत सारा उदाहरण देंगे। तो क्योंकि आने वाले समय में जब हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए संधि में भी तद्भव संधि आती है, तत्सम संधि आती है, उपसर्ग तत्सम भी है, तद्भव भी है। देखिए प्रत्यय तत्सम भी है, तद्भव भी है, विदेशी भी है, मिश्रित भी है, अंग्रेजी भी है। पर्याय विलोम के जो शब्द बनते हैं वो सारे शब्द कुछ उर्दू के हैं, कुछ फारसी के हैं, कुछ अंग्रेजी के हैं, कुछ तद्भव हैं, कुछ तत्सम हैं। तो जब तक अपन तत्सम तद्भव देशी नहीं जानेंगे तब तक हमें इसमें जाने में काफ़ी दिक्कत होगी, हम कभी कुछ बात को स्पष्ट रूप से समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमने सोचा पहले शब्दों के प्रकार बता दें, शब्दों की महत्ता बता दें और फिर इसके बाद हम इनमें जाएं। तो देखिए एक तो तत्सम है, तद्भव है, देशी है, विदेशी है, मिश्रित है। संक्षेप में बता दूं मैं, संस्कृत वाले शब्द तत्सम है। जैसे मैं बोलूं एक शब्द दुग्ध, भारत सरकार के या राजस्थान सरकार के जो प्रतिष्ठान हैं जहां दूध को ठंडा किया जाता है, वहां लिखा रहता है दुग्ध प्रशीतन केंद्र, ऐसा लिखा रहता है। मिल्क चिलिंग प्लांट, चिल कहते हैं ठंडा करना, तो क्या लिखा रहता है? दुग्ध प्रशीतन केंद्र। ये क्या है? दुग्ध, ये तत्सम शब्द है। आज जब दूध मार्केट में आता है तो संस्कृत से बदला हुआ रूप क्या होता है? भाई 2 किलो दूध लेके आओ। अब हम दूध को क्या बोलने लग जाते हैं? हम दूध को दूध बोलने लग जाते हैं। दूध क्या है? तद्भव है। और बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जो देशी या देशज है। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे फटफटिया बोला हमने, फटफटिया। मोटरसाइकिल को हमारे समय में छोटे थे हम, तब लोग फटफटिया बोला करते थे, है ना। हमारे गांव में बैगन, कंडा, गोबर, ये सब शब्द क्या है? ये सब देशी शब्द है, देशज शब्द है। तो हमें ये भी जानना आवश्यक है कौन सा देशज है, कैसे क्या है। विदेशी शब्द क्या हैं? उर्दू के जितने भी शब्द हैं, उर्दू भाषा बनती है अरबी, फारसी और तुर्की के सम्मिश्रण से। तो अरबी, फारसी, तुर्की के सम्मिश्रण से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द विदेशी कहलाते हैं। जैसे देखिए कानून, फर्ज, फसल, ये शब्द क्या है? ये सब विदेशी शब्द माने जाएंगे। जो अंग्रेजी के शब्द हिंदी में चल रहे हैं, यदि हमें कुछ लिखना होगा, विज्ञान की कोई चर्चा हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं,
तो यदि ऑक्सीजन नाइट्रोजन लिखना होगा तो हम ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिखेंगे, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ही लिखेंगे। अब जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन शब्द है वो क्या है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन शब्द विदेशी है। तो इस तरह से अरबी का शब्द, फारसी का शब्द, तुर्की का शब्द, उर्दू का शब्द, अंग्रेजी के शब्द को हम क्या कहेंगे? हम विदेशी शब्द कहेंगे। और एक समूह ऐसा भी है जिसमें हमारे ये शब्द, संस्कृत और तत्सम वाले शब्द और विदेशी शब्द मिलके एक शब्द बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे एक शब्द है रेलगाड़ी। क्या नाम है? रेलगाड़ी। छुक 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 छुक, रेलगाड़ी, है ना। अब रेलगाड़ी में आप देखेंगे ये जो गाड़ी शब्द है ना, ये गाड़ी शब्द तो है आपका तद्भव, और रेल शब्द जो है ना, रेल, ये शब्द है विदेशी। क्योंकि रेल का मतलब होता है RAIL, रेल, और ये गाड़ी अपना देसी शब्द रेलगाड़ी। तो रेल का मतलब होता है पटरी, तो पटरी पर चलने वाली गाड़ी को हम रेलगाड़ी कहते हैं। तो देखिए, रेल हो गया आपका अंग्रेजी का शब्द और गाड़ी हो गया अपना देशी शब्द। तो ऐसे शब्दों की श्रृंखला जो होती है, उन सारे शब्दों को, अच्छा, ये मिश्र शब्द बनाने का अधिकार केवल हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों को था, पूर्ववर्ती समाज को था, जिन्होंने ऐसे शब्द बना दिए हैं। अब हम नए सिरे से कोई शब्द हम बनाते नहीं हैं, जो प्रचलन में आ जाता है वो आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं पाव रोटी, रेलगाड़ी, हवा महल, है ना, इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं जो मिश्र शब्द के संपर्क में आते हैं। अब देखिए, आपकी परीक्षा में आप कुछ भी पढ़ेंगे, सब में ये तीनों चीज़ तो दौड़ के आते हैं। इसलिए इन सब का जानकार होना हमें बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम पहल की बात आती है, आप फोर्थ पेपर की बात आती है, तो हम यहाँ पे विशेष हैं। देखिए, पूरे राजस्थान में हमारी कोशिश है कि हम इतना अच्छा करें कि हम सर्वोत्कृष्ट दे सकें। प्रयास है हमारा, हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन विश्वास है कि हम सर्वोत्कृष्ट दे सकेंगे यदि आप ले सकें तो इसीलिए कोई सामान्य चर्चा करके टाइम बिताना या चीज़ों को कर देना, ऐसा नहीं। सबकी जड़ में हम जा रहे हैं। अभी वर्णों का हमने लिया था, और अभी जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमारी जो भी बातें हो रही हैं इस पे, तो मैं तो कहता हूँ आप ध्यान से सुनिए। आप में यदि थोड़ी भी समझ है तो आप उत्कृष्टता को पहचानिए। और अभी ये केवल दिग्दर्शन हम कहेंगे इसको, ये दिग्दर्शन मात्र हैं अभी आपको देखने के लिए कि आप क्वालिटी पहचानिए कि किसकी क्या क्वालिटी है। और इसके बाद आप में से जो भी इस कोर्स को किस रूप में लेना चाहते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी लेना चाहें, तो हमारे जो यहाँ पे जिम्मेदार जो लोग हैं, जो हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है पहल एकेडमी का, उनसे संपर्क कीजिए। हमारे पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये तो केवल दिग्दर्शन मात्र है, इसे कहते हैं नमूने के तौर पे। नमूने के तौर पे आपको क्वालिटी दिखाने के लिए चीज़ की गई है। इसे अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, ये यूट्यूब पे आ रहा है, तो आप देख सकें, समझ सकें कि भाई कौन किस तरह से इसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो देखिए, वैसे भी जो चीज़ होती है, जब आप इसको विधिवत लेते हैं, देखिए चलते चलते कोई बात सुनना जानना अलग बात होती है। जब आप विधिवत जिम्मेदारी के साथ किसी कोर्स को परचेज करते हैं, लेते हैं, समझते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ती है और आप भी सजग होकर के उस पर संलग्न होते हैं। जब आप संलग्न होते, हम संलग्न होते, तब जाके अमृत फल प्राप्त होता है। चलते चलते से कोई काम बनता नहीं है। यदि आप भ्रांत हैं, यदि आप असमंजस की स्थिति में हैं, तो सबसे बड़ा, देखिए हमारे यहाँ कहावत है हिंदी विद्वानों में, संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति। याद रखना, संशयात्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय भरा हुआ है, जो कुछ भी सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, वो उन्नति नहीं कर सकता। तो आपको एक गुरु के पास, एक संस्था के पास जो अच्छी चीज़ दे रहा हो, उससे आपको जुड़ना होगा, और जुड़ के आंख बंद करके उसके साथ साधना करनी होगी। तो हमारे यहाँ जो पहल एकेडमी, इसमें बहुत सारे कोर्स उपलब्ध हैं। इसमें टेस्ट सीरीज़ की व्यवस्था है, इसमें क्रैश कोर्स की व्यवस्था है, इसमें विस्तृत फाउंडेशन कोर्स की व्यवस्था है, इसमें ऑनलाइन की व्यवस्था है, इसमें ऑफलाइन की व्यवस्था है। जो जैसा चाहे हमारे आयोजक
के जो हमारे मैनेजर हैं उनसे आप संपर्क करें, पूरी जानकारी लें। और ये जो हम दे रहे हैं ये तो केवल 10% अपनी सूचनात्मक, हमारे जो ये जा रहे हैं, जो ऑल दिस थिंग जो एयर हो रहा है, ये तो एक सूचनात्मक चीज़ें हैं, केवल यही चीज़ें नहीं हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा होमवर्क किया हुआ है। इसको संचालित करने वाले जो लोग हैं बहुत मेहनती हैं, खुद सेलेक्टेड हैं और हज़ारों को सेलेक्ट कराया हुआ है। तो इस तरह के लोग हैं इसमें। तो पर दिक्कत यह है कि आपको पहचानना मुश्किल होगा जब तक आप अपनी बुद्धि, अपनी मेधा से पहचानने का प्रयास करें, देखें इसको। तो इसमें जो है कहीं कोई कोताही नहीं है। और वैसे भी सामान्य सिद्धांत है मार्केटिंग का कि जो संस्था पहले आती है ना, वो अपना कहीं कोई कसर नहीं छोड़ती है आपकी सेवा में। और दूसरी बात ये होती है कि वो बहुत ही मामूली रेट पे चीज़ों को उपलब्ध कराती है। तो जो समझदार बच्चे हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, आप इस पे आएँ, जुड़ें, पहल करें। आप भी हमने तो पहल कर दिया है, आप भी पहल करें। आप एकदम साक्षात जुड़ें हमसे, बात करें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो, नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उसमें जाएं, देखें और हमारी क्वालिटी के बारे में बताएं जो भी है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के साथ साथ फोर्थ जो है ना, यहाँ पे आप देखेंगे हमारा स्पेशल है फोर्थ। तो फोर्थ में सारी चीज़, हिंदी भी, इंग्लिश भी, सबको बहुत ही बच्चों के लेवल से, क्योंकि राजस्थान में जो बच्चे हैं, जो आरएस देने वाले बच्चे हैं, उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या आवश्यकता। देखिए, हिंदी के बारे में यूपीएससी वाले नहीं जानते, क्योंकि यूपीएससी वाले को खाली क्वालिफाइंग नंबर लाने होते हैं। वो समझ नहीं सकते इसकी महत्ता को, क्योंकि उनके दिमाग में कोने में जो हिंदी है या अंग्रेजी है वो क्वालिफाइंग के नाम से बैठी हुई है। और हमारे यहाँ जो है ना राजस्थान में, ये जो हिंदी इंग्लिश है, ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये डिसाइसिव काम करने वाली चीज़ है, निर्णायक भूमिका इसकी है। तो इसकी दृष्टि अलग होती है। मैंने कई बार देखा है यूपीएससी वाले छात्राओं को कि वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और धक्के खाते हैं, साल 2 साल ख़राब करते हैं, इसके बाद वो ध्यान देते हैं। और तीसरी बात यह है कि हम लोग सब के सब कोई न कोई विश्वविद्यालय परीक्षा पास करके आए हैं। देखिए, विश्वविद्यालय परीक्षा पास करना अलग चीज़ है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पासिंग मार्क लाना, क्वालिफाई कर लेना कोई बहुत बड़ी बात है। क्योंकि विश्वविद्यालय एग्ज़ाम में हम खुद जब कॉपियाँ चेक करते थे तो हमारे इंस्ट्रक्शंस आते थे विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग से कि साहब आप दयालुतापूर्वक कॉपी चेक करिए, आप 5 नंबर तक ग्रेस दे दीजिए, बच्चों को पार कराइए। और जनरली ये रहता है, बच्चे पढ़ते वढ़ते तो है नहीं, पास कराओ रे। आज इस बार 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 3 लाख ने भरा, 5 लाख ने भरा, तो राजस्व आता है, वो विश्वविद्यालय चलता है। तो उनका उद्देश्य होता है बच्चों को पास कराना, और आरपीसी का उद्देश्य होता है बच्चों को फेल करना। तो फेल करने वाले मेथड में आप शामिल हो रहे हो, और आपका दिमाग कौन सा काम कर रहा है, वो यूनिवर्सिटी एग्जाम पास। कई बच्चे कहते हैं मेरे तो फलना नंबर थे, इतने नंबर थे, उतने नंबर थे। तो इतना हास्यास्पद लगता है उनकी बात सुन के। यहाँ एक से एक टॉपर बच्चे कई साल तक मेहनत करते हैं, तब जाके पास होते हैं। वो कई साल इसलिए लग जाते हैं क्योंकि वो ठीक से गाइड को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको सचेत किया जा रहा है, बढ़िया गाइड पकड़ो, उसकी शरण में बैठ जाओ, नदियाँ पार कर लो, है ना। तो उस मुगालते में कहते हैं इसको, मुगालते में नहीं रहना है। विश्वविद्यालय परीक्षा आपने पास की है, मैं तो कहता हूँ 2nd डिवीज़न पास करने वाला यहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट को पीछे छोड़ सकता है यदि प्लानिंग के साथ चले तो विश्वविद्यालय की परीक्षा, स्कूल की परीक्षा कोई मायने ही नहीं रहता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा का पैटर्न ही डिफरेंट है। वहाँ पास कराने के लिए एग्ज़ाम दिलाते हैं, यहाँ फेल कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 8 लाख 9 लाख लोगों में से केवल और केवल 1000 को नियुक्ति पत्र आरपीएससी देती है। यानी यदि 8 लाख परीक्षार्थी बैठे हैं तो 7,99,000 बच्चों को फेल करते हैं, वो 1000 को लेते हैं। तो आप यदि 60 ला रहे हैं, 70 ला रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका। आपको हम जैसे 100% दिलाने की जो बातें कर रहे हैं उनके साथ जुड़ना होगा, आपको समर्पित होना होगा। और ये समर्पण ज़्यादा नहीं, बस 7-8 महीने का समर्पण है, साल भर का समर्पण। साल भर आपने आदत छोड़ दो, आप तमाम पिछली आदतें, जुड़ जाओ पहल से, फिर देखो क्या करामात होता है। आपकी प्रतिभा, आपका मेहनत, हमारा पिछले 20 वर्षों का श्रम
निश्चित रूप से काम करेगा। हमारा तो यही रोना है, हम जो कहते हैं बच्चे सुनते नहीं पूरी बात, आधा अधूरा सुनते हैं, फिर भी टॉपर बन रहे निकल रहे। पिछला बच्चा सिद्धार्थ हमारा बच्चा है, 10वां स्थान है उसका। इसके बाद नीचे न जाने कितने बच्चे निकलते रहते हैं, होते रहते हैं। ये सब वो हैं जो पूरी तरह से, कई बच्चे ऐसे भी पूरी तरह से क्या, जितना कहते हैं उससे भी ज़्यादा करके लाते हैं, तो उसके अनुरूप उनको परिणाम मिलता है। तो आप पहल एकेडमी से जुड़िए, जो भी इसमें पद्धति है उससे वाकिफ़ होइए और निकट आइए। आप केवल हमारे चित्रावली को देख के, हमारे लेक्चर को सुन के आप मुआयना कर रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, न ये है न वो है, तो आप दूर हो। पास आइए और निकटता से जानिए। आपको निकटता से जोड़ने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए शुरुआत में ऐसा कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले बात तो कीजिए, देखिए और स्थिति का, मौके का फ़ायदा उठाइए, है ना। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे विज्ञापनदाता हैं, विज्ञापनों के चकाचौंध में फंस के बच्चे बर्बाद कर रहे हैं अपने समय को। विज्ञापन चकाचौंध में नहीं, क्वालिटी में आइए आप और देखिए। आपका विवेक स्वयं, क्योंकि आप आरएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका विवेक इतना तो होगा। तो मेरा यही कहना है कि आप इन सब चीज़ों को पास से देखिए, हमारे आयोजकों से बात कीजिए और फिर आप निर्णय लीजिए कि कैसे क्या करना है। सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। आप चाहे बंगाल में बैठे हों, चाहे यूएसए में बैठे हों, या फिर बांसवाड़ा बैठे हो, कहीं बैठे हों, आपको आजकल ऐसी व्यवस्था हो गई है, उसके तहत आप सब कुछ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों व्यवस्था है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, दोनों को लेके चलिए। तो आइए, मैं शब्दों की बात कर रहा था। वो शब्दों की जादूगरी जिससे आप कल को टॉपर बनेंगे, जिससे आप कल को पूरी हिंदी को अपने अंदर समाहित करेंगे। तो वो मैंने बताया, एक तत्सम है, तद्भव है, देशी है, विदेशी है। अब इसको एक एक करके हम आज जो है, आज के दिन में तत्सम और तद्भव को खोलते हैं। बाद की चीज़ें हम बाद में करेंगे और इसको सामान्य रूप से जान लेने के बाद फिर हम आएंगे आपके संधि में, उपसर्ग में, प्रत्यय में, पर्याय में। फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ पूरी तरह से बात समझ में आ रही है। तो पहले वर्णों के बारे में जाना, हम अब शब्दों के प्रकार के बारे में। अच्छा, दिक्कत यह है, संधि के बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जो तत्सम में ही लगते हैं, तद्भव वाले शब्द में लगते ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपको पता नहीं होगा कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, कौन सा संधि नियम कहाँ लगेगा। अब पता चला संधि पढ़ लिया आपने और उस संधि नियम को आपने ठोक दिया देशी शब्द में, ये लो हो गया कवाड़ा। अरे भाई, संधि नियम जो सीखा है आपने वो अधिकतर मामलों में तत्सम शब्दों में ही लगेगा। यदि आपने देशी में लगाने की कोशिश की, विदेशी में लगाने की कोशिश की, तद्भव में लगाने की कोशिश की, तो ऐसा हास्यास्पद स्थिति बन जाएगी तो कि ऐसा लगे कि यार ये क्या हो रहा है। इसलिए सावधानी चीज़ों को समझ के करने की आवश्यकता है, तब हम उच्च स्तर के अंक का परिणाम ला सकते हैं। तो देखिए, तत्सम और तद्भव के बारे में मैं थोड़ा सा आपको परिचित करा दूं। तत्सम जो है, जैसा मैंने बताया, तत् में जो तत् शब्द है वो संस्कृत वाचक शब्द है। मूल शब्द तद है। देखिए, मूल शब्द तद है। अब ये तद जो है ना, मूल शब्द देखिए तद है, नंबर 1। ये तद का जो द है, कभी ये तत् बनता है, कभी ये तज बनता है, कभी ये नौ बनता है, कभी ये लौ बनता है ना। इस तरह से तद का जो मूल शब्द है, कभी तत्, कभी तज, कभी तन। जैसे देखिए, तत्काल, तज्जन्य, तन्नाम, तल्लय। तो ये तद का जो द है ना, बदलता रहता है। तो मूल शब्द क्या है? मूल शब्द तद है। तद का अर्थ क्या है? संस्कृत। चूंकि यहाँ पे स है, अघोष है, इसलिए द को त हो रखा है संधि नियम से। और तद यहाँ पे भ है, भ घोष है, इसलिए त नहीं हो सकता, द होगा। ये भी संधि नियम है, इसकी वजह से हो रखा है। तो देखिए, ये जो तत्सम और तद्भव है, ये तो हमारा शब्दों का, हमारी एक व्याख्या हो गई कि शब्द कैसे बना है, क्या है। इसका जो अर्थ है, तत्सम कहते किसको हैं, कौन कौन शब्द हैं, तो मैं इजी वे में इन शब्दों को लेता हूँ। देखिए, तत्सम में हम लेते हैं, देखिए चैत्र शब्द में लूँगा, हमारे हिंदी महीने का नाम है चैत्र। ये देखिए, वैशाख,
तत्सम शब्द ले रहा हूं मैं सारे। ज्येष्ठ, आपका महीना याद भी हो जाएगा और आपको पता चलेगा तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। ये देखिए, आषाढ़, बहुत बहुत सूक्ष्मता से सीखने की आवश्यकता है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, ये जो शब्द हैं ये सब के सब तत्सम शब्द हैं। जब भी आप लेखन करें इसका प्रयोग करें। इसका जो तद्भव रूप है, जो देशी रूप है, देशी रूप आपको पता होगा, आपके मम्मी पापा दादा दादी जो है ना, इसके देशी रूप का खूब प्रयोग करते हैं, तद्भव का खूब प्रयोग करते हैं। देखिए, चैत्र को हमारे गांव में कहा जाता है चैत, चैत, देखो बदल दिया। वैशाख को कहा जाता है वैशाख, जेठ। आषाढ़ देखो आप, आषाढ़ कैसे बदल रहा है, ये देखिए आषाढ़। देखा, तद्भव में अब बिंदी शुरू होगी। देखो, तद्भव में बिंदी की विशेषता होती है। ये जो बिंदी लगती है ड़ के ऊपर ढ के नीचे, ये जो बिंदी है ये तद्भव की विशेषता, तत्सम की विशेषता नहीं है। तो आषाढ़। श्रावण को गांव वाले क्या कहते हैं, हमारे घर वाले उसे कहते हैं सावन, इसे कहते हैं भाद्रपद को भादो, आसीन। आपके पास शब्द है कार्तिक, ये तत्सम शब्द है कार्तिक, इसका हम तद्भव रूप करेंगे कार्तिक। एक शब्द है अग्रहायण, तत्सम शब्द देखिए, अग्रहायण, इसका तद्भव रूप होगा अगहन। एक तत्सम शब्द हमारा है पौष, इसका तद्भव रूप होगा पूस। अब देखिए स कैसे बदल गया। माघ शब्द छोटा है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तत्सम भी वही है, तद्भव भी वही है। फाल्गुन शब्द देखिए, फाल्गुन, ये तत्सम है, इसका जो तद्भव रूप होगा वो होगा फागुन। तो ऐसे तो भाई हजारों शब्दों की श्रृंखला है, कैसे पता करेंगे हम कि भाई तत्सम कौन है, तद्भव कौन है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, आप अपने अनुभूति को पकड़िए। जो शब्द, अब परिभाषा आ जाएगी इसकी, जो शब्द शास्त्रीय हो, हालांकि पहले बात आ चुकी है, जो शब्द संस्कृत का हो, जो संस्कृत वाले शब्द क्या होते हैं, शास्त्रीय होते हैं, पुस्तकीय होते हैं। आप ध्यान दो, एक शब्द लिया मैंने शास्त्रीय हो, दूसरा हमने क्या लिया, पुस्तकीय हो, तीसरा क्या बोलेंगे हम इसको, पांडित्यपूर्ण हो। पांडित्यपूर्ण हो। चौथी बात क्या है इसकी, ये संविधानिक हो। संविधान में जो है ना, बार बार ये कहा गया है कि भाई आप तत्सम शब्दों का प्रयोग कीजिए, संविधानिक हो। 351 आर्टिकल कहता है। तो जो शब्द शास्त्रीय हो, जो शब्द पुस्तकीय हो, जो शब्द पांडित्यपूर्ण हो, जो शब्द संविधानिक हो, जिस शब्द को 351 आर्टिकल के द्वारा प्रश्रय दिया गया हो, वो शब्द तत्सम होता है। विद्वत जन जिसका प्रयोग करते हैं, आप हिस्ट्री के हैं, हिस्ट्री के जितने भी पारिभाषिक शब्द हैं सारे तत्सम हैं। आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में जितने भी शब्द हैं, बढ़िया बढ़िया शब्द जिससे नंबर मिलते हैं, वो सब पारिभाषिक हैं। आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, आप राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, उसमें जितने भी शब्द हैं जो बनाए हैं विद्वानों ने, हिंदी के विद्वानों ने, विधि शब्दावली आयोग ने, वैज्ञानिक शब्दावली आयोग ने शब्द बनाए हैं, वो सब के सब तत्सम शब्द हैं। इस परिभाषा को जान लेने के बाद, इसकी महत्ता जान लेने के बाद आप बता सकते हैं कि तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा। अब सूची भी दे दी हमने यहाँ पे। ऐसे ये आपके सीधे सिलेबस में नहीं है,
लिया। कई बार मैं जब चर्चा करता हूँ कि देखो भाई ये नियम तद्भव में नहीं लगेगा, तो बच्चे पूछते हैं कि भाई तद्भव क्या है सर, तत्सम क्या है? तो बता दिया मैंने कि तत्सम है ये शास्त्रीय शब्द, पुस्तकीय शब्द, पांडित्यपूर्ण शब्द, संवैधानिक शब्द जो आर्टिकल 351 से पोषित है। और तद्भव कौन है? तद्भव अपना देसी शब्द, अपने गांव घर के, हम सब गांव से किसी न किसी रूप में संबद्ध हैं, वहाँ जो शब्द बोला जाता है वो सारा का सारा क्या है? तद्भव है। तो तत्सम तद्भव का ये रूप हमारे सामने है। इसके जो बदलने का तरीका है आप देखेंगे, मैं कैसे बदलता है ये देखिए। चैत्र में ये जो त्र है ना, ये देखिए चैत्र में त्र जो है त के रूप में परिणत हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया जब तत्सम से तद्भव में जाते हैं तो ये संयुक्त वाला जो अक्षर है ना, संयुक्त अक्षर, ये हट जाता है, त्र में से केवल त बचता है, ऐसा होता है अक्षर। वैशाख देखिए, जब आप तत्सम से तद्भव जाते हो तो ये सौ हमेशा हट करके सपेरे के सौ में परिणत हो जाता है। नियम इसी में छिपा हुआ देखो। जब आप तद्भव में जाते हो तो आपका जो ये संयुक्ताक्षर होता है वो एक बन जाता है। पहला जो है ये ज में ए आ गया और य हट गया, संयुक्ताक्षर नहीं रहता है। देखो चैत्र में त्र संयुक्ताक्षर नहीं रहा, त बन गया। वैशाख में श जो है ये तालव्य श है, वो सपेरा का स बन गया। ज्येष्ठ में क्या हुआ? संयुक्ताक्षर नहीं रहा, एक जे बन के जेठ बन गया। देखो संयुक्ताक्षर फिर नहीं रहा, यहाँ दो संयुक्ताक्षर है, जे भी संयुक्ताक्षर है, ठ भी संयुक्ताक्षर है। जब ये यहाँ जाता है तो जे बन जाता है, ठ बन जाता है। ये शाश्वत नियम है, पूरे वाङ्मय का नियम है। हर जगह आपका जो तत्सम है वो तद्भव इसी तरह से बनता है। आषाढ़ में ये जो देखो आप षटकोण का स, ये बदल के क्या हो जाता है? सपेरा का स। अब एक नियम आ गया, तालव्य श भी षटकोण का स भी जब तद्भव में जाता है तो ऐसा बन जाता है। ये नियम है, यहीं से नियम निकल गया। देखो आप ऐसे बहुत सारे साथी तत्सम तद्भव टॉपिक वाला और भी कई अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे होंगे। आप इस कंसेप्ट को याद रखिए, शानदार ढंग से प्रश्नों को कर सकेंगे, है ना। ढ तत्सम में खबरदार, तत्सम में कभी बिंदी लगाने की कोशिश की तो आपने, यदि आपने बिंदी लगा दी तो आप अनाड़ी माने जाएंगे। हाँ, तद्भव में बिंदी आ जाती है, देखिए आ गया। संयुक्ताक्षर खत्म हो जाता है, ऊपर से देखते आ रहे हम लोग, इस संयुक्ताक्षर खत्म होकर क्या बन गया? सावन बन गया। देखिए संयुक्ताक्षर खत्म होकर क्या बन गया? भाद्र का भादो बन गया। संयुक्ताक्षर खत्म होकर क्या बन गया? आसीन बन गया। ये देखिए आसीन। यहाँ देखिए कार्तिक का संयुक्ताक्षर खत्म होकर क्या बन गया? कार्तिक बन गया। अग्रहायण में देखिए ये ग्रह संयुक्ताक्षर है, क्या हो गया? अगहन बन गया। देख रहे हैं, मतलब तत्सम वाले शब्द थोड़े क्लिष्ट होते हैं, थोड़े श्रम साध्य उच्चारण वाले होते हैं। जब आप तद्भव में जाते हैं तो तद्भव में सहज ढंग से बोला जाता है। इसको कहते हैं प्रयत्न लाघव, भाषा विज्ञान में इसे कहते हैं प्रयत्न लाघव। मानवीय प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वो कठिनता से सरलता की ओर जाता है। तो हमारे दादा बाबाओं ने क्या किया? इन क्लिष्ट शब्दों को सरल करके बोलना शुरू कर दिया, वही बन गए तद्भव। ये कंसेप्ट याद रखो, यही कंसेप्ट आपके हजारों शब्दों के बारे में आपका दिमाग का खिड़की खोल देंगे। खिड़की खुलती आप समझ जाओगे तत्सम कौन है, तद्भव कौन से। पौष में देखिए षटकोण का स है, ये बदल के क्या हो गया? सपेरा का स हो गया, औ ऊ बन गया। माघ में छोटा शब्द था, माघ में दिक्कत नहीं थी। फाल्गुन में जो लौ था, ये यहाँ पर के संयुक्ताक्षर हट के सरल शब्दों में परिणत हो गया। तो ये था आज हमारा तत्सम तद्भव से संबद्ध बातें। इसमें मैं अभी कुछ शब्द और दे देता हूँ आपको, समय है अभी तो हम अभी शब्द देंगे आपको, उसमें आप देखेंगे कि कैसे उन शब्दों को हमें तत्सम को तद्भव में बदलना है। तो देखिए मैंने पहले ही कह दिया, आपको शब्दों का जादूगर बनना है। अभी बेटी बाप की है, विज्ञप्ति हमने पता किया था, कोई साथी हमारे, तो वो कह रहे थे जुलाई में या तो फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में वैकेंसी आने वाली है। तो आपके पास समय है,
तो आप फटाफट उन चीज़ों को बढ़िया से कर लीजिए। समय नहीं है डिसाइड करने का, उसे करने का। जो मौके पे फसल का एक खास मियाद होता है, उस समय जल पड़ गया तो फसल बस लहलहाने लगती है, और यदि उसमें उस समय जल नहीं डाला गया तो अच्छा खासा जो लगा हुआ फूल है ना, वो सब झड़ जाता है। किसान जानते हैं अच्छी तरह इस चीज़ को। तो आपका जो उमंग है, उत्साह है, अंकों की जो संभावना है, ऐसा नहीं कि सब झड़ जाए गलत डिसीजन से। इसलिए फटाफट आप जुड़िए, निर्णय लीजिए। समय नहीं है, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। इसमें फ़ायदा आपका है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा आपका है, क्योंकि आप अपने को पूरी तरह से विकसित करेंगे, आप एक्सप्लॉइट करेंगे खुद को। ये संस्थाएं तो चलती रहती हैं, आपको अपना विवेक लगा के चीज़ों को सीखना है। तो देखिए, मैं अब ये शब्दों को बताने के बाद, तत्सम तद्भव के बाद, अब मैं थोड़े से शब्द और ले रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि शब्द तत्सम है या तद्भव। देखिए, हम शब्द लिख रहे हैं श्राप, हमने लिखा शाप। हम अभी थोड़ी देर पहले लिख रहे थे दूध, हम लिखेंगे दुग्ध। हम शब्द लेंगे उजाला, हम शब्द लेंगे उज्ज्वल, हम शब्द लेंगे जस्सी राम, हम शब्द लेंगे सिया राम, हमारे पास शब्द है जय श्री राम। है ना? इसी तरह से हमारी जो पूरी संस्कृति है ना, तत्सम और तद्भव से पूरी तरह से आवृत्त है, आवरण उस पर चढ़ा हुआ है। देखिए, श्राप शब्द होता ही नहीं है, आपको बता दूं मैं। शब्द होता है शाप, और ये जो शब्द है ये तत्सम है। आप समझ रहे हो? ये तत्सम है। दूध और दुग्ध के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था हमने आपको। आप देखेंगे ये जो दुग्ध शब्द है ये तद्भव है। ये क्या है? तद्भव है। ये बना किससे है? ये आपका दुग्ध से बना है। और ये दुग्ध शब्द कैसा? ये तत्सम है। आप खुद देख सकते हो, जिसमें क्लिष्टता है वो आपका तद्भव है। उजाला शब्द देखो सरल है, इसलिए ये तद्भव है। और जो उज्ज्वल है, तो उज्ज्वल जो शब्द है वो इसी का तद्भव रूप है, उजाला। तो उज्ज्वल जो है ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्दों के प्रकृति प्रत्यय बताया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, जाना जा सकता है। तद्भव में ऐसा नहीं होता है। अब उज्ज्वल शब्द को तोड़ेंगे तो बनेगा उद, धन, ज्वल, संधि भी हो गई, व्यंजन संधि के तहत बनेगा। उजाला को आप तोड़ोगे टूटेगा ही नहीं। उजाला, उ, धन, जाला ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये शब्द इस तरह से बना ही नहीं है। बस तत्सम को तोड़ा जा सकता है, उसके मूल को जाना जा सकता है, लेकिन तद्भव के मूल को जानना मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपस में ऐसे जुड़ के बन जाते हैं इसके प्रकृति प्रत्यय को अलग करना दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जस्सी राम शब्द देखिए, ये तद्भव शब्द है। ये क्या है? तद्भव है। ये बना कैसे है? ये वास्तव में जय श्री राम से बना है। ये जय श्री राम शब्द है ना, इसी का तद्भव रूप जस्सी राम है। हमारे मारवाड़ में बहुत से लोगों के नाम जस्सी राम हुआ करते हैं, तो राम भक्त हैं वो लोग सारे के सारे। राम से नहीं संप्रदाय में
जय श्री राम हमारे एक साथी थे, लेक्चरर थे जोधपुर में। तो ये शब्द है। अब यदि कोई नहीं जानेगा तो जय श्री राम ये कैसा वैसा बोलेगा वो, पर वास्तव में जय श्री राम क्या है? जय श्री राम है भाई, बहुत भारी भरकम शब्द है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, है ना। यमुना, यमुना जो है ना, यमुना श्री कृष्ण की कर्मस्थली यमुना, तो यमुना शुद्ध शब्द ये है, ये तत्सम है। जय श्री राम कैसा है? तत्सम है ना। और यमुना कैसा है? तत्सम है। जमुना कैसा है? जमुना तद्भव है। अब आप कहोगे साहब इसका किसका प्रयोग करें? मैं फिर से कान खोल के सुन लो। यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो तत्सम शब्दों से दोस्ती कर लो, क्योंकि तद्भव शब्द हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाई बंधुओं के लिए है। आप जैसे एलिट के लिए तद्भव शब्द नहीं है। आपको प्रयोग किसका करना है? तद्भव का। आप नहीं करोगे तो आपकी हिंदी उतनी परिमार्जित हिंदी नहीं मानी जाएगी। और जो लोग तत्सम का प्रयोग करेंगे, जो ये सारी बातें आर्टिकल 351, आर्टिकल, मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा, आर्टिकल 351 जो है वो साफ साफ कहता है कि हिंदी होनी चाहिए तत्सम, मुख्य रूप से हिंदी। और इसका आचरण करते हुए विधि शब्दावली आयोग और वैज्ञानिक शब्दावली काम भी कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा इसको तत्सम याद करेंगे, और आप याद करो चाहे मत करो, ये शब्दों का ऐसा संजाल है कि आपको धक्के दे के आपको तत्सम की तरफ वो शब्द भेज रहे हैं। आप पॉलिटिकल साइंस ले लो, ज्योग्राफी ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, या कोई भी मैथमेटिक्स ले लो, सब में जो नए नए शब्द बन के आ रहे हैं वो सब तत्सम शब्द हैं। तो आपको थोड़ा सा प्रयास कर देखो। बोलचाल की भाषा खूब बोल ली, खूब गड़बड़ झाड़ा कर लिया, अनौपचारिक हिंदी बोल ली, अब थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आ जाओ, मूल पे आ जाओ। वैसे भी संस्कृत जो है ना हमारी मूल है, तो मज़े आ जाएंगे। फिर आप अधिकारी बनो और एलिट क्लास की भाषा बोलो, अंग्रेजी भी बोलो बढ़िया, हिंदी भी बढ़िया बोलो। और तब जाके वो जो प्रोफेसर है ना वो बढ़िया हिंदी बोलने वाला, बढ़िया इंग्लिश बोलने वाला है। वो घटिया हिंदी बोलने वाले और घटिया इंग्लिश बोलने वाले को अपने पास फटकने देना नहीं चाहता है, क्योंकि वो उसी में अभ्यस्त है वो उस चीज़ का। तो मैंने आज तत्सम तद्भव, क्योंकि हमारी शब्द की यात्रा चलेगी, जैसे मैंने शुरू में बता दिया, ये पूरे 120 नंबर का है भाई, इसलिए इस पर बहुत जोर देना है, बढ़िया से सीखना है। इसके बाद हम संधि का प्रकरण लेंगे और चीज़ों को लेके चलेंगे, सब एक दूसरे से संपृक्त हैं। तो मैं आज अपने वक्तव्य को यहीं विरमित कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।